नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही गहरी और थोड़ी दिल दुखाने वाली कविता है। हाँ, काफी भावनात्मक है। इसका शीर्षक है दौलत, द प्राइस ऑफ अ ब्रोकन हार्ट नाम से संग्रह से है। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था कि जब प्यार को दौलत से तौला जाता है तो एक इंसान की पहचान, उसकी अपनी हस्ती, मतलब वो किस हद तक टूट सकती है। बहुत गहरा सवाल है और मुझे लगता है ये कविता उसी टूटन के सफर का एक नक्शा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी नक्शे को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सिर्फ एक ब्रेकअप की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा। ये एक इंसान के बनने, मिटने और शायद फिर कुछ नया बनने की कहानी है। बिल्कुल। कविता की हर लाइन उस सफर का एक पड़ाव है और हर पड़ाव पिछले से ज्यादा दर्दनाक। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। कविता खुलती ही एक अजीब सी मांग से है, उसकी यादों से बढ़कर कोई नशा लाओ। आमतौर पे तो लोग गम भुलाने के लिए नशा करते हैं, पर यहाँ शायर कह रहा है कि यादें ही सबसे बड़ा नशा है। हाँ, और यहीं पर शायर ने पूरी बाजी पलट दी है। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि मुझे गम है, वो कह रहा है कि गम की जो यादें हैं वो एक लत बन चुकी हैं। अच्छा, एक लत? हाँ, एक ऐसी लत जो किसी भी दूसरे नशे से ज्यादा ताकतवर है। वो उन यादों में इस कदर डूबा हुआ है कि उसे होश में आने के लिए एक और बड़े नशे की जरूरत है। तो ये दर्द की पहली स्टेज है, डिनायल। हाँ, सच्चाई से भागना। बिल्कुल। और ये भागना सिर्फ दिमागी नहीं है, ये तो शारीरिक रूप भी ले चुका है। कैसे? अगली ही लाइन है, उसकी यादों ने मुझे घर से नहीं निकलने दिया। अच्छा, हाँ। मतलब ये यादें एक मानसिक जेल थी जो अब एक असली 4 दीवारों वाली जेल बन गई हैं। सही। और इसी वजह से वो कहता है, मेरे यार मेरे घर ही सारा मैं खाना लाऊं। वो दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प विरोधाभास है ना। कैसा विरोधाभास? कि वो दुनिया से इतना कट गया है कि घर से बाहर कदम नहीं रख सकता, लेकिन साथ ही वो अपने दोस्तों से कह रहा है कि पूरी दुनिया सारा मैखाना ही मेरे घर ले आओ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पलायनवाद की आप कह सकते हैं चरम सीमा है। वो दर्द से इतना घबराया हुआ है कि वो खुद को पूरी तरह से सुन कर देना चाहता है। बिल्कुल। यहाँ मैखाना सिर्फ शराब नहीं है, नहीं, ये हर उस चीज का प्रतीक है जो उसे उसकी चेतना से, उसके होश से दूर ले जाए। जैसे शोर, दोस्त या कोई भी नशा। हाँ, तो ये एक तरह की कोशिश है अपने ही दिमाग की आवाज को बाहर के शोर से दबाने की। लेकिन इस गहरे दर्द और पलायनवाद के बीच मुझे एक छोटी सी कांपती हुई उम्मीद की किरण दिखती है। अच्छा। या शायद ये उम्मीद नहीं, कुछ और है। शायर पूछता है, क्या उसका दिल धड़कता है मेरे लिए अभी भी? हाँ, लेकिन जरा अगली लाइन पे गौर कीजिए। मेरी तसल्ली के लिए उसके दिल की खुशी लाओ। देखा, यहाँ एक बहुत ही मानवीय कमजोरी दिखती है। उसे सच्चाई नहीं जाननी है, उसे सिर्फ तसल्ली चाहिए। बिल्कुल। अगर उसे पता चल गया कि वो खुश नहीं है तो शायद उसका दर्द और बढ़ जाएगा, और अगर पता चला कि वो बहुत खुश है तो भी उसका दिल टूट जाएगा। तो वो जवाब नहीं, एक दिलासा ढूंढ रहा है। एक ऐसी मीठी गोली जो कड़वी सच्चाई को कुछ देर के लिए छुपा ले। सही। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे शोक का मोलभाव या बार्गेनिंग स्टेज कहते हैं। अच्छा, ये वो दौर है जब आप दिल ही दिल में जानते हैं कि सब खत्म हो गया है, लेकिन आप उस रिश्ते की इज्जत को बचाना चाहते हैं। आप ये यकीन करना चाहते हैं कि वो कहानी सच्ची थी। इसीलिए शायर सच्चाई से डर रहा है। हाँ, वो बस ये जानना चाहता है कि जो कुछ भी था वो असली था। और ये तसल्ली की तलाश आगे और भी मार्मिक हो जाती है। वो कहता है, सुना है मैंने कि अश्क बहाए थे उसने दुख में, मैं भी रो लूं उसके साथ, उसका वो बहाना लाओ। ये तो बहुत ही अजीब ख्वाहिश है। वो उसके आंसुओं का बहाना मांग रहा है ताकि वो खुद रो सके। पहली नजर में लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये स्वार्थ नहीं है। तो फिर क्या है? ये जुड़ाव की एक आखिरी बेताब कोशिश है। वो अब प्यार या रिश्ता वापस नहीं मांग रहा, वो बस दुख में एक पल की साझेदारी मांग रहा है, एक शेयर्ड ग्रीफ। बिल्कुल। उसे लगता है कि अगर वो जान लेगा कि सामने वाला भी दुखी है तो शायद उसे ये एहसास होगा कि वो इस दर्द में अकेला नहीं है। वो उसके साथ रोकर एक आखिरी बार उस कनेक्शन को महसूस करना चाहता है जो अब टूट चुका है। सही कहा। ये उस रिश्ते को एक सम्मानजनक विदाई देने जैसा है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये तसल्ली की खोज एक तरह से उस प्यार को श्रद्धांजलि देने की कोशिश है। लेकिन ये मासूमियत ज्यादा देर टिकती नहीं, और ठीक इसी मोड़ पर जब हमें लगता है कि शायर शायद समझौता कर लेगा, कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। हाँ, और यहीं से कविता का असली शीर्षक दौलत सामने आता है। और पूरी कविता का मतलब बदल जाता है। शायर कहता है,
ठुकरा के मेरी मोहब्बत अपना ली किसी की दौलत। अब तक का दर्द बिछड़ने का जा, एक प्रेम कहानी के दुखद अंत का था, लेकिन अब उस दर्द में जहर घुल जाता है। अपमान का जहर, धोखा दिए जाने का जहर। किसी का आपको छोड़ देना एक बात है, लेकिन किसी और की दौलत के लिए आपको छोड़ देना, ये सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, ये आपके आत्मसम्मान को कुचल देता है। ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं है, ये तो पूरी तरह से ह्यूमिलिएशन है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। और इसी अपमान से जो गुस्सा पैदा होता है वो अगली पंक्तियों में फट पड़ता है। कितनी दौलत में बिकी वो शख्स, उसका सौदा लाओ। भाषा देखिए कैसे बदल गई। हाँ, कहाँ मोहब्बत, अश्क, दिल जैसे शब्द थे, और कहाँ अब बिकना और सौदा जैसे शब्द आ गए। यहाँ प्यार मोहब्बत की बात ही खत्म हो गई है। अब ये एक बिजनेस डील बन गई है और शायर कह रहा है, ठीक है, अगर ये एक सौदा था तो मुझे उसकी रिसीप्ट दिखाओ। मुझे बताओ कि मेरी मोहब्बत की क्या कीमत लगाई गई। ये बहुत ही कड़वा, चुभने वाला सवाल है। हाँ, क्योंकि अब वो अपनी महबूबा को एक इंसान के तौर पे नहीं देख पा रहा है। उसके लिए वो एक चीज बन गई है जिसकी खरीद फरोख्त हुई है, और उसका गुस्सा उसे इस हद तक ले जाता है कि वो आगे कहता है, बेनिकाब करके मेरे सामने उसका असली चेहरा लाओ। मतलब उसका पूरा विश्वास टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। वो जिस चेहरे से प्यार करता था अब उसे वो एक मुखौटा लग रहा है, और वो उस मुखौटे के पीछे का असली चेहरा देखना चाहता है, चाहे वो कितना भी बदसूरत क्यों ना हो। ये एक बहुत जरूरी मोड़ है। हाँ, शायर अब उस इंसान से नफरत नहीं कर रहा जिससे उसने कभी प्यार किया था। वो उस धोखेबाज से नफरत कर रहा है जो प्यार का नकाब ओढ़े हुए था। बिल्कुल, असली चेहरा लाओ की मांग ये दिखाती है कि वो अब किसी भी झूठ को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वो कड़वी से कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है। हाँ, और इसी गुस्से में वो उसे सितमगर कहता है और अपने ऊपर हुए सितमों की इंतहा यानी जुल्म की हद देखना चाहता है। वो एक तरह से हिसाब मांग रहा है। लेकिन गुस्सा भी एक ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा नहीं रहती। सही बात है, एक वक्त के बाद गुस्सा भी ठंडा पड़ जाता है। और गुस्से के बाद जो बचता है वो शायद उस गुस्से से भी ज्यादा खोखला कर देने वाला होता है। उदासीनता। हाँ, कविता आगे बढ़ती है, जब भी मिलती है कहीं वो फेर लेती है निगाहें। और ये शायद धोखे से भी ज्यादा तकलीफदेह है। क्यों? नफरत में भी, जैसा आपने कहा, एक रिश्ता होता है, एक जुड़ाव होता है, भले ही वो नकारात्मक हो। लेकिन जब कोई आपको देखकर भी अनदेखा कर दे, पहचानने से इनकार कर दे, तो वो आपके वजूद को ही नकार देता है। इट्स लाइक you've been erased। हाँ, वो आपको अदृश्य बना देता है। और यही एहसास शायर को एक पहचान के संकट में डाल देता है, एन आइडेंटिटी क्राइसिस। बिल्कुल। वो कहता है, कुछ और में तो कम से कम उसका पहचाने वाला लाओ। एक मिनट, ये लाइन, ये तो बहुत ही ज्यादा टूटी हुई आवाज लगती है। वो अब उस इंसान को वापस नहीं मांग रहा, वो उस रिश्ते को वापस नहीं मांग रहा, वो बस किसी ऐसे को मांग रहा है जो इस बात की गवाही दे सके कि हाँ, तुम वही हो जिसे वो कभी जानती थी। वो बस अपने होने का सबूत मांग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ आकर उसका अपने वजूद पर से ही भरोसा उठ जाता है। जब वो इंसान जिसके लिए आप अपनी दुनिया थे आपको पहचानने से मना कर दे, तो आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं सच में कभी उसकी जिंदगी में था भी, या वो सब मेरा वहम था? शायर इस हद तक टूट चुका है कि उसे अपनी पहचान की पुष्टि के लिए, मतलब अपनी आइडेंटिटी को वैलिडेट कराने के लिए एक बाहरी सहारे की जरूरत पड़ रही है। तो मतलब उसकी पूरी सेल्फ वर्थ, उसका पूरा आत्मसम्मान उस एक रिश्ते पे टिका था, और जैसी वो रिश्ता टूटा, उसकी अपनी पहचान का शीशा भी चकनाचूर हो गया। बिल्कुल। और इसी टूटी हुई पहचान के साथ हम कविता के आखिरी और सबसे अंधेरे पड़ाव पर पहुंचते हैं। शायर कहता है, कुछ भी न रहा मेरे पास उसकी यादों के सिवा। तो शायर घूम फिर के वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था, यादों के पास। लेकिन अब इन यादों का मतलब पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, अब इन यादों में ना तो नशा है, ना तसल्ली की उम्मीद, न गुस्सा, अब बस एक खालीपन है, सिर्फ खालीपन। और इसी खालीपन में वो एक और अजीब सी मांग करता है, मेरे घर जाकर उसका कोई पुराना तोहफा लाओ। वो ऐसा क्यों कर रहा है? खुद को और तकलीफ देने के लिए? शायद वो उस दर्द को एक आखिरी बार छूकर महसूस करना चाहता है। अच्छा। जब सब कुछ धुंधला लगने लगे तो एक ठोस चीज, एक तोहफा, इस बात का सबूत होता है कि जो कुछ भी था वो कभी हकीकत था। तो वो उस तोहफे को छूकर शायद उस गुजरे हुए वक्त की सच्चाई को महसूस करना चाहता है। हाँ, उस दर्द के साथ एक आखिरी मुलाकात, एक अंतिम साक्षात्कार। और इस आखिरी मुलाकात के बाद आती हैं कविता की अंतिम पंक्तियां, जो इस निराशा को उसके चरम पर ले जाती हैं। इस कदर परेशान हूँ, पता नहीं कैसे जिंदा हूँ,
करो मेरी अर्थी की तैयारी, नया कफन का चोला लाओ। ये एक बहुत ही भारी, बहुत ही निराशाजनक अंत है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इसे शाब्दिक तौर पर नहीं लेना चाहिए। मतलब ये कोई सुसाइड नोट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रूपक है, एक मेटाफर। किस चीज का? ये उस मैं की मृत्यु का ऐलान है जो उस प्यार में जिंदा था। शायर ये कह रहा है कि उसका वो व्यक्तित्व, उसकी वो पहचान जो उस रिश्ते के इर्द गिर्द बनी थी, अब पूरी तरह से मर चुकी है। हाँ, वो इंसान जो प्यार करता था, उम्मीद करता था, गुस्सा करता था, वो अब नहीं रहा। तो नया कफन का चोला एक नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, लेकिन वो शुरुआत जन्म जैसी नहीं, बल्कि मौत के बाद के सन्नाटे जैसी है। बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक है कि पुराना मैं दफन हो चुका है। अब जो बचा है वो बस एक खाली शरीर है जिसकी रूह निकल चुकी है। तो ये उस प्रेम कहानी का ही नहीं बल्कि उस कहानी के किरदार का भी अंत है। सही। तो हमने देखा कि ये कविता सिर्फ दिल टूटने का बयान नहीं है, ये भावनाओं के एक पूरे चक्र का सफर है। एक पूरा साइकिल। यादों के नशे से शुरू होकर तसल्ली के लिए मोलभाव करना, फिर धोखे पर गुस्से का विस्फोट, पहचान का मिट जाना, और आखिर में अपने ही वजूद की सांकेतिक मौत का ऐलान। सही कहा। और ये कविता हमें दिखाती है कि दौलत का चुनाव सिर्फ एक रिश्ते को खत्म नहीं करता, वो एक इंसान के भरोसे, उसके आत्मसम्मान और कई बार तो उसकी पूरी पहचान को ही खत्म कर देता है। शायर ने इस सौदे में सिर्फ अपनी महबूबा को नहीं खोया, उसने कहीं ना कहीं खुद को भी खो दिया। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। कविता में शायर का व्यक्तित्व, उसकी पहचान पूरी तरह से राख हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जब किसी का वजूद इस तरह बिखर जाता है तो क्या वो राख सिर्फ एक अंत है, या फिर जैसा कि कहानियों में होता है, क्या इसी राख से एक फीनिक्स की तरह एक नई और शायद ज्यादा मजबूत शख्सियत जन्म ले सकती है? क्या ये दर्द सिर्फ एक कीमत है जो एक नई पहचान बनाने के लिए चुकानी पड़ती